बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, अक्सर फाइनल एग्जाम्स में आ जाता है। तो ज़्यादातर जो है इसकी डेरिवेशन में लोग कंफ्यूज होते हैं कि डेरिवेशन अजीब सी इसकी हुई हुई है, लेकिन आसान ट्रिक्स के साथ आपको इसकी डेरिवेशन समझाएंगे। लेकिन उससे भी पहले हम ज़्यादा टाइम इसके कॉन्सेप्ट पे लगाएंगे कि ये एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी असल में है क्या। तो सबसे पहले देखते हैं कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, उसके बाद हम देखेंगे कि एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। तो देखिए, अगर ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, कोई भी ये कोई ऑब्जेक्ट है, मार्कर है, और मैं इसको ऐसे हाइट पर उठा कर लेके आ रहा हूँ, मतलब वर्क कर रहा हूँ, तो ये वर्क एज अ पोटेंशियल एनर्जी इसमें स्टोर हो जाएगा। अब इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब देखिए कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हाइट के बढ़ने के साथ साथ बढ़ती है। मतलब अगर ये यहाँ पर है तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कम है, अगर मार्कर यहाँ पर है तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है। यानी कि पोजीशन के चेंज करने की वजह से आप कह सकते हैं, या हाइट के बढ़ने की वजह से जो एनर्जी होती है उसको हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, mgh। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये हमारे पास फार्मूला है तो सही पोटेंशियल एनर्जी का, कि mgh, फिर ये एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट हमें पढ़ने की क्या ज़रूरत है। तो देखिए, दो रीज़न है जिसकी वजह से एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट आया। तो पहली रीज़न क्या है कि ये जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है ये वहाँ वैलिड है जहाँ पर g की वैल्यू का क्या होगी, कांस्टेंट होगी। ये वहाँ वैलिड है जहाँ पर g की वैल्यू कांस्टेंट है, यानी कि सरफेस ऑफ अर्थ के नियर द सरफेस ऑफ अर्थ जो है वो g की वैल्यू कांस्टेंट होती है। तो वहाँ तक तो ओके है, हम इसको लगा देंगे। लेकिन जैसे जैसे हम, फॉर एग्जाम्पल ये अर्थ है, ये उसकी सरफेस है, जैसे जैसे फिर सरफेस ऑफ अर्थ से हम दूर जाते जाएंगे, आपको पता है कि ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू कम होती जाती है। और जब ग्रेविटेशन फील्ड की वैल्यू कम होती जाती है तो फिर ग्रेविटेशन फील्ड की वैल्यू कांस्टेंट तो ना रही, वो तो चेंज होगी। तो उसके लिए फिर हम ये फार्मूला नहीं लगा सकते। एक रीज़न तो ये है, तो उसके लिए हम फार्मूला लगाते हैं एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का, जो हम आगे जाके डिराइव करेंगे, U = -gmm/r। तो एक तो रीज़न ये है कि इसमें g कांस्टेंट है, इस वजह से हम ये वाला फार्मूला नहीं लगा सकते। कहाँ पर, जहाँ पर g की वैल्यू चेंज हो रही है, यानी कम हो रही है, जैसे जैसे हम ऊपर तक जाते जाते हैं तो कम होती है। और दूसरी चीज़, दूसरी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है वो है रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट कि कौन सा हम रेफरेंस पॉइंट सेलेक्ट करें, कौन सा हम रेफरेंस पॉइंट सेलेक्ट करें। दूसरी बात इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आती है। अब रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, सबसे पहले ये आपके लिए समझना ज़रूरी है। रेफरेंस पॉइंट वो पॉइंट होता है कि जहाँ पे खड़े होके वहाँ ऑब्जर्वेशन कर रहे होते हैं। जैसे मैं इस फ्लोर पे खड़ा हुआ हूँ और इस फ्लोर के रिस्पेक्ट से मैं किसी चीज़ की पोटेंशियल एनर्जी देख रहा हूँ, तो ये फ्लोर क्या है, मेरे लिए रेफरेंस पॉइंट है। तो जहाँ से हम किसी चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं वही रेफरेंस पॉइंट होता है। इसकी एग्जांपल आपको देते हैं कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास सरफेस ऑफ अर्थ है, ये क्या है, सरफेस ऑफ अर्थ है, और मतलब ग्राउंड है ये, और ग्राउंड है, और यहाँ पर इसके पास है, पहले देखिए कि यहाँ पर एक बंदा है। आसान से एग्जांपल आपको देंगे, यहाँ पर क्या है, एक बंदा है, और यहाँ पर क्या है, एक कुआं है। एक क्या है, कुआं है, वेल है, मतलब बहुत गहरा सा ये कुआं है, और एक बंदा यहाँ पर खड़ा हुआ है, कुएं के अंदर खड़ा हुआ है, कुएं के क्या है, अंदर की तरफ खड़ा हुआ है। और ये बंदा कहता है कि ये मेरे पास बॉल पड़ी है ग्राउंड के ऊपर, ये क्या है, बॉल है जिसका मैस क्या है, m है। या इस बॉल को थोड़ा सा बड़ा बना लें ताकि आपको नज़र आ जाए। तो ये हमारे पास बॉल है जिसका मैस है m, ओके हो गया। अब ये बंदा इस बॉल की पोटेंशियल एनर्जी को मेजर करता है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। और ये बंदा कहता है कि इस बॉल की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या है, ज़ीरो है। पोटेंशियल एनर्जी क्या है, ज़ीरो है, क्योंकि इस सरफेस ऑफ अर्थ से, ग्राउंड से इसकी हाइट ही कोई नहीं है, और जब हाइट ही ज़ीरो होगी तो पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो हो गई। अब
इसके हिसाब से रेफरेंस पॉइंट इसने कौन सा लिया है, इस ग्राउंड को लिया है, अर्थ के इस ग्राउंड को लिया है, ठीक है, ये इस फ्लोर को लिया है जिसपे ये खड़ा हुआ है। अब ये जो बंदा है भाई, ये बंदा भी इस बॉल की पोटेंशियल एनर्जी नोट करता है। अब इस बंदे के लिहाज से ये जहां पर ये खड़ा हुआ है ना, ये रेफरेंस पॉइंट है। अब इसके लिहाज से ये हाइट h है इस बॉल की, ये हाइट h है इस बॉल की, तो इसके लिहाज से इस बॉल की पोटेंशियल एनर्जी जीरो नहीं है, क्योंकि इसके लिहाज से ये बॉल किसी हाइट पर पड़ा हुआ है। तो देखिए, इस बंदे ने कहा इसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, इस बंदे ने कहा नहीं भाई इसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो नहीं है, ये तो एक हाइट पर पड़ा हुआ है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी तो मैक्सिमम है, यानी कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू है। तो मेन मसला जो आता है ना, वो रेफरेंस पॉइंट ढूंढने का होता है। रेफरेंस पॉइंट कुछ चीज़ें होंगी, मतलब किसी बंदे के लिहाज से उस ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी, किसी और बंदे से पूछेंगे वो अपने लिहाज से अपना रेफरेंस पॉइंट को खुद सेलेक्ट कर लेगा और वो अपने रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से बताएगा नहीं भाई इसकी पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो नहीं है। तो एक ही पॉइंट पर किसी के लिए इसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, किसी के लिए इसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो नहीं है, यानी ये रेफरेंस पॉइंट पर डिपेंड करता है। तो इस तरह थोड़े से मसले हो जाते हैं कि भाई कोई कह रहा है पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, कोई कह रहा है नहीं है जीरो, हम जाएं तो जाएं कहाँ, फिर ये एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। तो हम कोई ऐसा पॉइंट ढूंढते हैं कि जहां पर सबका इत्तेफाक़े राय हो, और वो पॉइंट कौन सा है, वो पॉइंट कौन सा है। देखिए, जैसे ही हम अर्थ की सरफेस से दूर जाते जाएंगे ना, तो ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू कम होती जाएगी, और कम होते 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 एक पॉइंट आएगा जहां पर ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू जीरो हो जाएगी। ऐसा ही है। अब उस पॉइंट को हम क्या कह रहे हैं, उस पॉइंट को हम कह रहे हैं इन्फिनिटी। जहां पर ऊपर जाते जाएं और सरफेस ऑफ अर्थ से ऊपर जाते जाएं, और एक पॉइंट आएगा जहां पर ग्रेविटेशन फील्ड की वैल्यू जीरो होगी, यानी ग्रेविटेशन फोर्स भी वहां पर जीरो हो जाएगी, तो उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, इन्फिनिटी कहेंगे। अब इन्फिनिटी एक ऐसा पॉइंट है जहां पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, जीरो होती है, और सबका इत्तेफाक़े राय है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, जीरो होती है। अगर अर्थ की रिस्पेक्ट से हम देखें तो पोटेंशियल एनर्जी यहां पर क्या होती है, जीरो होती है। अब इस बंदे से पूछें कि हाँ भाई इन्फिनिटी पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, ये कहेगा जी जीरो है। अच्छा, कुएं वाले से पूछे हाँ भाई तुम बताओ इन्फिनिटी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, ये भी देखे हाँ भाई जीरो है। तो अब से हम क्या करेंगे, इन्फिनिटी को रेफरेंस पॉइंट मानेंगे। इन्फिनिटी को क्या करेंगे, रेफरेंस पॉइंट मानेंगे, मतलब इन्फिनिटी से हम पोटेंशियल एनर्जी को ऑब्जर्व करेंगे। ओके हो गया। तो एक मसला तो ये था, एक मसला जी कांस्टेंट नहीं रहता जहां पर, वहां पर ये यहाँ फॉर्मूला वैलिड नहीं है। एक है रेफरेंस पॉइंट का मसला कि रेफरेंस पॉइंट का क्या हम लें। तो अब से जो हम रेफरेंस पॉइंट लिया करेंगे वो इन्फिनिटी वाला लिया करेंगे। ओके हो गया। अब हम आते हैं एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी की वजह से। देखिए, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी, एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वो एनर्जी होती है कि देखिए, अगर ये हमारे पास क्या है, ये सरफेस ऑफ अर्थ है, ये सरफेस ऑफ अर्थ है। अब सरफेस ऑफ अर्थ से अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी तक लेके जाऊं, अब मेरा रेफरेंस पॉइंट क्या है, इन्फिनिटी है। अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को सरफेस ऑफ अर्थ से इन्फिनिटी पर लेके जाऊं तो जाहिर है मुझे वर्क करना पड़ेगा। अब वो वर्क क्या है, उसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। मतलब एक ऑब्जेक्ट को सरफेस ऑफ अर्थ से इन्फिनिटी तक लेके जाने में जितना वर्क करना पड़ता है, इसी को हम कहते हैं एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो क्योंकि वही वर्क ऐसा पोटेंशियल एनर्जी उसमें स्टोर हो जाता है उस सिस्टम में, उस ऑब्जेक्ट में। तो द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशन फोर्स ऑन अ बॉडी इन मूविंग इट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ टू इन्फिनिटी वेयर द ग्रेविटी बिकम जीरो इज कॉल्ड एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, और वही वर्क हमने कैलकुलेट करना है। अगर वो वर्क कैलकुलेट कर लिया जो लगता है सरफेस ऑफ अर्थ से इन्फिनिटी तक लेके जाने में एक ऑब्जेक्ट को, तो उस वर्क को हम क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो उस वर्क को अब हमने क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ओके हो गया। तो अब शुरू करते हैं इसकी डेरिवेशन। इसमें और भी बहुत सी चीज़ें आएंगी, हम वो लास्ट में सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में जब हम बात करते हैं ना, तो जीरो का जो मतलब होता है वो मिनिमम नहीं, जीरो का मतलब एक सेंस में मैक्सिमम भी आता है, लेकिन कैसे आता है वो हम लास्ट में जब इसका फार्मूला ड्राइव करेंगे तो उससे देखेंगे। ओके हो गया। तो ये चीज़ देखते हैं। अब देखिए, हम वर्क कैलकुलेट करते हैं। सरफेस ऑफ अर्थ है,
और सरफेस ऑफ अर्थ से फॉर एग्जांपल है यहाँ पर ये पॉइंट 1 है कि अगर हम इससे ऊपर जाएंगे ना तो ग्रेविटेशन फील्ड की वैल्यू कम होना शुरू हो रही है। मैंने कहा था सरफेस ऑफ अर्थ के करीब क्या रहती है, ग्रेविटेशन फील्ड की वैल्यू कांस्टेंट रहती है और ग्रेविटेशन फोर्स भी कांस्टेंट रहती है। ओके हो गया। लेकिन ये फॉर एग्जांपल ये एक पॉइंट 1 है। अब यहाँ से जैसे जैसे ऊपर जाएंगे ग्रेविटेशन फील्ड की वैल्यू कम होना शुरू हो जाएगी। तो इस पॉइंट 1 को मैंने इधर कर लिया। अब गौर से सुनना है, देखिए जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो ग्रेविटेशन फोर्स क्या होगी, वो भी कम होगी, क्योंकि F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू F1/r² के। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो ग्रेविटेशन फोर्स की वैल्यू कम होती जाएगी। तो हमें जो वर्क करना है उसमें तो हमें चाहिए फोर्स की वैल्यू कांस्टेंट, क्योंकि W इज इक्वल टू FD, W इज इक्वल टू F.D। इसमें फोर्स क्या होती है, कांस्टेंट होती है। इसमें फोर्स क्या होती है, कांस्टेंट होती है। लेकिन यहां पर तो फोर्स वेरिएबल हो गई है, तो उस वेरिएबल फोर्स को कांस्टेंट बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, इस पाथ को स्मॉल पैचेस में डिवाइड कर दूंगा, स्मॉल पैचेस में डिवाइड कर दूंगा। और मैं कहूंगा एक ये जो एक अगर मैं 1 से 2 तक एक पैच की बात करूं तो इसमें क्या है, ग्रेविटेशन फोर्स की वैल्यू कांस्टेंट है। 2 से 3 की बात करूं तो कांस्टेंट है, 3 से 4 की बात करूं तो कांस्टेंट है। ऐसे ना मैं छोटे छोटे पैचेस बना लूँ, जैसे वेरिएबल फोर्स में हमने किया था, उसको कांस्टेंट बनाने के लिए हमने उसको छोटे छोटे पैचेस में डिवाइड कर दिया था और हमने कहा था हर पैच में जो फोर्स है वो कांस्टेंट है। तो इस वजह से हम हर पैच का इसमें क्या करेंगे, पैचेस बना देंगे। अब मैं वर्क कैसे कैलकुलेट करूंगा, पहले जो 1 से 2 पैच है इसका वर्क कैलकुलेट करूंगा। सही, इसमें जो वर्क हो रहा है 1 से 2 तक लेके जाने में, फिर 2 से 3 तक लेके जाने में जो वर्क हो रहा है उसको कैलकुलेट करूंगा, फिर 3 से 4 तक लेके जाने में जो वर्क हो रहा है उसको कैलकुलेट करूंगा। इसी तरह इन्फिनिटी तक मैंने जितने पैचेस बनाए हैं उन सब के में जो वर्क ऐसे हमें करना पड़ रहा है उसको कैलकुलेट करूंगा, फिर एंड पे उन सबको प्लस कर दूंगा, तो मुझे पता चल जाएगा कि पॉइंट 1 से इन्फिनिटी तक लेके जाने में कितना वर्क करना पड़ा है। तो वही होगा एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो सबसे पहले मैं फाइंड करता हूं कि 1 से 2 तक इस पैर कितना वर्क करना पड़ा। ओके हो गया। तो यहां से डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। पहले आपको एक छोटा सा ट्रिक बताते हैं, उसके बाद इसकी डेरिवेशन पे आते हैं। छोटा सा ट्रिक, क्योंकि डेरिवेशन में अक्सर स्टूडेंट्स को डेरिवेशन याद नहीं रहती, तो हम इनमें क्या करते हैं, छोटे छोटे ट्रिक्स बताते हैं। तो छोटा सा ट्रिक क्या है, देखिए W इज इक्वल टू F.D होता है, ऐसा ही है। लेकिन यहां पर हम क्या कर रहे हैं, छोटू से पैच का कर रहे हैं, यानी चेंज इन डिस्टेंस ये हमारे पास कितना है, ये डेल्टा R है। ये भी बताते हैं डेल्टा R किस तरह से आया है, यानी सिर्फ इतने का हम मालूम कर रहे हैं। तो इसको हम क्या लिख देंगे, F.डेल्टा R, और हमें पता है ये क्या होता है, W इज इक्वल टू F.डेल्टा R cos थीटा। अब थीटा फोर्स और इसमें डिस्टेंस में कितना एंगल है, देखिए ग्रेविटेशन फोर्स किधर है, डाउनवर्ड है, मतलब अट्रैक्शन की फोर्स है ना, तो किधर होती है, डाउनवर्ड, और डिस्प्लेसमेंट इसका कवर किधर हो रहा है, अपवर्ड। एंगल कितना, 180 डिग्री। तो पुट कर दे W इज इक्वल टू F.डेल्टा R cos 180 डिग्री, और W इज इक्वल टू -F.del R। ओके हो गया। अब यहां पर ग्रेविटेशन फोर्स फार्मूला क्या होता है, W इज इक्वल टू माइनस उसी तरह G(m)/r² इंटू del R। बस ये याद रख लें किसी तरीके से, इसको बस जहन में बिठा लें। अब यहां से सोचने का जहन आपने बनाना है। आपने कहना है कि पहले मैंने r² फाइंड करना है, फिर मैंने डेल्टा R फाइंड करना है, फिर जब ये दोनों फाइंड हो गए उनकी वैल्यूज इस फार्मूले में पुट कर दी हैं और वर्क आ जाएगा और हमारा काम वहीं पर खत्म। बस ये R² की वैल्यू फाइंड करो, डेल्टा R की वैल्यू फाइंड करो, इसमें पुट करो, काम खत्म। तो सबसे पहले हम देखते हैं वैल्यू ऑफ R², इसकी वैल्यू हम फाइंड करते हैं। ठीक है, तो यहां पर कुछ टर्मिनोलॉजीज देखें। सेंटर ऑफ अर्थ से लेकर कुछ ना, अब हम इसमें डेरिवेशन करने लगे। सेंटर ऑफ अर्थ से लेकर पॉइंट 1 तक का जो डिस्टेंस है ना, सेंटर ऑफ अर्थ से लेकर पॉइंट 1 तक का जो डिस्टेंस है उसको आप कह लेंगे ये R1 है। ओके हो गया। और सेंटर से लेकर पॉइंट 2 तक का जो डिस्टेंस है उसको आप R2 कह दें, डन हो गया। और 1 से लेकर 2 तक कितना डिस्टेंस है, डेल्टा R,
और डेल्टा आर क्या होगा, डेल्टा आर क्या होगा, R2 माइनस R1। जैसे फॉर एग्जाम्पल समझने के लिए R1 अगर 8 है, यहां से लेकर यहां तक R1 8 है, R2 जो है वो 10 है, तो 10 माइनस 8 कितना हुआ, 2 हुआ। तो ये डेल्टा आर कितना होगा, ये 2 होगा। ओके हो गया। तो इस तरह से हम डेल्टा आर निकाल, मैंने अपने पास से वैल्यूज लिखने वाला हूँ जस्ट समझाने के लिए, बाद में मैं इसको रेज कर दूंगा कि R1 फॉर एग्जाम्पल 8 है और R2 जो है वो फॉर एग्जाम्पल 10 है, तो डेल्टा आर कितना होगा, R2 माइनस 1 10 माइनस 8, तो ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, बाद में मैं इनको रेज कर दूंगा, सिर्फ समझाने के लिए इसको बता रहा हूँ। तो डेल्टा आर इज इक्वल टू R2 माइनस R1। अब मिड पॉइंट पर यहां पर जो वैल्यू होती है ना उसको हम R कहते हैं, 1 से 2 के दरमियान जो मिड पॉइंट पर जो वैल्यू है उसको हम R कहते हैं। अब वो क्या होगा, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाय 2, R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाय 2। अब ये किस तरह से देखें, R1 कितना है 8, ओके हो गया, R2 कितना है 10, ओके हो गया, 8 प्लस 10 18 हो गया, 18 डिवाइडेड बाय 2 9 हो गया। ऐसे ही है। तो देखिए 9 कहां पर आ रही है, यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस 8, यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस 10, तो 8 और 10 के दरमियान यहां पर कहीं पर 9 नहीं आएगा, 1 और 2 के दरमियान में कहीं पर 9 नहीं आएगा, 8 10 दरमियान में कहीं पर 9। तो इस वजह से मिड पॉइंट पर यहां पर क्या होगा, सिर्फ R होगा और उसकी वैल्यू क्या होगी, R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाय 2 होगी। ओके हो गया। तो ये चीजें इसमें आपने याद रखनी है। अब हम क्या करते हैं, अब हम इस 8 को रेस कर रहे हैं, इस 10 को रेस कर रहे हैं, इस 2 को रेस कर रहे हैं। अब आई थिंक आपको समझ आ गई होगी। वैल्यू हम कौन सी फाइंड कर रहे हैं, R की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, और क्या मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूं, R2 को इधर ही रहने दे और R इसको इस तरह से लिख दें, R2 इज इक्वल टू R1 प्लस डेल्टा R, एक ये वैल्यू लिख लें। ठीक है, किस तरह से, R2 को इधर ही रहने दे, R1 इधर आके प्लस हो जाएगा, तो R1 प्लस डेल्टा R बन जाएगा और ये किसकी वैल्यू बन जाएगी, R2 की वैल्यू बन जाएगी। बस ये 3 वैल्यूज किसी तरीके से याद रख ले। तो सबसे पहले हमने वैल्यू कौन सी फाइंड करनी है, R की, R स्क्वायर की। तो पहले तो हमें R की वैल्यू फाइंड पता होनी चाहिए। तो R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाय 2 हो गया। ओके हो गया। अब आपने क्या करना है, इस R2 की वैल्यू को, R1 प्लस डेल्टा R, इस R2 की वैल्यू को आप यहां पर पुट कर दें, इस R2 की वैल्यू को यहां पर पुट कर दें, इस R2 की जगह। तो R इज इक्वल टू R1 प्लस डेल्टा R, R1 प्लस डेल्टा R डिवाइडेड बाय 2, ऐसे ही है। तो यहां पर क्या आ जाएगा, R इज इक्वल टू 2R1 प्लस डेल्टा R डिवाइडेड बाय 2। तो यहां पर इसको अलग अलग अगर आप इसे डिवाइड कर दें तो 2R1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस डेल R डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, हम इनको अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं। 2 से कट गया तो क्या आ गया, R इज इक्वल टू R1 प्लस डेल्टा R, यहां पर 2 था, डेल्टा R डिवाइडेड बाय 2। तो ये हमारे पास आ गई R की वैल्यू। ओके हो गया। लेकिन हमने फाइंड क्या करना है, R स्क्वायर फाइंड करना है। अब आप क्या करें, यहां पर दोनों साइड पर स्क्वायर ले लें, यहां पर दोनों साइड पर स्क्वायर ले लें, क्योंकि मुझे R स्क्वायर फाइंड करना है। तो R स्क्वायर फाइंड करना है तो कैसे करेंगे, R स्क्वायर इज इक्वल टू R1 प्लस डेल R बाय 2 का होल स्क्वायर। ठीक हो गया, इसके दोनों साइड पे स्क्वायर ले लिया, क्यों, क्योंकि मुझे R स्क्वायर फाइंड करना है। तो R स्क्वायर इज इक्वल टू R1 का स्क्वायर प्लस 2R1 डेल R बाय 2 और प्लस डेल R बाय 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ए का स्क्वायर प्लस बी का, और यहां पर प्लस आएगा, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। ओके हो गया। अब यहां पर देखें यहां पर जो डेल R बाय 2 है ना, ये बहुत ज्यादा छोटा है। जैसे ना फॉर एग्जांपल है
यहाँ पर ये जो डेल आर है, हमने कहा था ये बहुत छोटे पैचेस बनाने हैं, इतने छोटे पैचेस बनानी है कि फोर्स कांस्टेंट हो जाए, ये पैच बहुत ज़्यादा छोटा होना चाहिए। अब फॉर एग्जांपल डेल्टा आर की वैल्यू है 0.1, कितनी है 0.1, यानी बहुत ज़्यादा छोटू पैच है ना। अब डेल आर की जगह पुट करें 0.1 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे और ज़्यादा छोटा हो जाएगा, जब उसका स्क्वायर करेंगे और ज़्यादा छोटा हो जाएगा। तो इतना ये छोटा हो जाएगा ये वैल्यू डेल आर बाई 2 का स्क्वायर कि हम इसको निगलेक्ट कर देंगे, ये वेरी 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 स्मॉल होगी। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम निगलेक्ट कर देंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा स्मॉल वैल्यू है। ओके हो गया। तो जब निगलेक्ट करेंगे तो क्या आएगी, आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर वन स्क्वायर प्लस 2r1 डेल आर बाय 2। ठीक हो गया। अब यहाँ पर डेल आर की वैल्यू पुट कर दें, आर स्क्वायर इज इक्वल टू r1 का स्क्वायर और यहाँ 2 से कट गया प्लस r1 और यहाँ पर क्या रहेगा r2 माइनस r1। ठीक है, डेल्टा आर की वैल्यू हमने पुट कर दी है, कौन सी, r2 माइनस r1। तो यहाँ पे क्या रहेगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू r1 का स्क्वायर प्लस r1 r2 माइनस r1 इंटू r1 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये इससे कट गया तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू r1 r2 हो गया फाइंड। तो वैल्यू ऑफ आर स्क्वायर फाइंड होगी। अब हमने क्या करना है, डेल आर की वैल्यू, वो तो पहले से ही फाइंड है, वो कितनी है r2 माइनस r1, वो कितनी है r2 माइनस r1। अगर आप इसको इक्वेशन 1 का नाम दे, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे, तो आपने क्या लिखना है, पुट इक्वेशन 2 इन 1। तो जब इसको इसमें पुट करेंगे तो क्या आएगा, देखिए सोना नहीं है, डेरिवेशन थोड़ी आसान सी डेरिवेशन है, लेकिन जस्ट करते हुए इसको नींद आ जाती है, लेकिन ध्यान इधर रखना है। तो W वर्क फाइंड कर रहे थे, हम वर्क फाइंड कर रहे थे, इज इक्वल टू माइनस GM बाय आर स्क्वायर की जगह मैं क्या पुट करूं, R1 R2। डेल्टा आर की जगह क्या पुट करूं, R2 माइनस R1। तो यहां पर पुट कर दें R2 माइनस R1। और हम कौन से पैच के लिए इसका वर्क कैलकुलेट करें, 1 से लेकर 2 तक। सही है, एक पैच का 1 से 2 तक जो पैच है उसका हम कैलकुलेट कर रहे हैं। अब इसका क्या आएगा, W इज इक्वल टू 1 से 2 इज इक्वल टू माइनस GM। और यहां पर इसको मैं इस तरह लिखता हूं, R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाय R1 R2। ठीक है, इसको थोड़ा सा खिसका के इधर ले आए हैं और कोई मसला नहीं है। अब R2 के नीचे इसको अलग डिवाइड कर लें, R1 के लिए नीचे अलग डिवाइड कर लें, तो माइनस GM R2 ओवर R1 R2 माइनस R1 ओवर R1 R2। ठीक हो गया। तो यहां पर देखें R2 से गया और R1 से गया, आंसर क्या आया, W इज इक्वल टू माइनस GM और 1 ओवर R1 माइनस 1 ओवर R2। तो ये हमारे पास वर्क होगा किसी भी ऑब्जेक्ट को, जो भी ऑब्जेक्ट हम लेके जा रहे हैं 1 से 2 तक उसको लेके जाने में। ओके हो गया। तो इसी को देख के ना हम बाकियों का भी कैलकुलेट कर लेते हैं, ये 1 से 2 तक। अब अगर वर्क हमें कैलकुलेट करना है 2 से 3 वाले पैच का, मतलब कि इस पैच का यहां से लेकर यहां तक, इस पैच में कितना वर्क हुआ है, तो सिंपल माइनस GM उसी तरह लिख दें, इसी को देख के हम कर लेते हैं, माइनस GM और यहां पर क्या लिख रहे हैं, यहां पर था 1 ओवर R1 माइनस 1 ओवर R2, तो यहां पर आप कर दें 1 ओवर R2 माइनस 1 ओवर R3, 1 ओवर R2 माइनस 1 ओवर R3। क्यों, क्योंकि यहां पर देखिए 1 से 2 वर्क था तो 1 ओवर R1 माइनस 1 ओवर R2, यहां से 2 से 3 है तो 1 ओवर R2 माइनस 1 ओवर R3। और वर्क डन चौथे पैच का क्या आएगा, तीसरे का क्या आएगा, 3 से लेकर 4 तक जो पैच है उसका आएगा माइनस GM 1 ओवर R3 माइनस 1 ओवर R4। तो इसी तरह हम सबका निकालते जाते हैं। तो N वाले का क्या आएगा, ठीक है, N वाले का माइनस GM और 1 ओवर RN माइनस 1
-1/r(n). अब यहां पर देखें, फॉर एग्जाम्पल n की वैल्यू है 7, n की वैल्यू क्या है 7 है, तो यहां पर n की जगह 7 लिखे तो 7 - 1 6 आ जाएगा। ये क्या बन जाएगा 1/r6 माइनस n की वैल्यू क्या थी 7, 1/r7 बन जाएगा। तो 1/r6 माइनस 1/r7, इसका मतलब है ये जो 6 से 7 तक पैच है ना, ये उसका वर्क है। तो n की जो भी वैल्यू हो, n की जो भी वैल्यू हो बस वो यहाँ पर पुट कर दें, ठीक है। n की ये टोटल हमारे पास जहाँ तक ये पैचेस आ रहे हैं, n की जो भी वैल्यू हो वो यहाँ पर पुट कर दें। अब इसमें लास्ट पे हमने क्या कहा था, लास्ट पे हमने कहा था कि आपने क्या करना है, इसको n-1 से लेकर n तक, ठीक है। मतलब जो भी nth पैच आ रहा है, मैंने कहा था ना n की वैल्यू अगर 7 है तो 7 - 1 क्या होगा 6 होगा, और यहाँ पर n की जगह 7 रख दें तो 6 से लेकर 7 तक के पैच के लिए ये हो जाएगा। मतलब n की जो भी आप वैल्यू सेलेक्ट कर रहे हैं, जो भी पैच आप सेलेक्ट कर रहे हैं, जस्ट n की जगह वो वाली वैल्यू पुट कर दें तो उस पैच का वर्क निकल आएगा। तो 1 2 3 इन सबको आप हमने क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो ऐड करने से हमारे पास टोटल वर्क निकल आएगा। हमारा डस्टर कहाँ गया भाई, डस्टर हमारा कहाँ गया, ये है डस्टर नहीं कपड़ा हमारा तो इसको रेज करते हैं, इसको रेज, होप्स हो गया आपने इसको स्क्रीनशॉट ले लें, स्क्रीनशॉट ले लें, इसको नोट करें तो नोट कर लें, ओके हो गया। तो सिर्फ ये वर्क की वैल्यूज अब हमने लिखी रहने देनी है, बाकी सबको हम मिटा रहे हैं क्योंकि उनके साथ हमारा काम यहीं तक था। तो इन सारे वर्क को प्लस कर देते हैं। एक ये निकला था, एक ये था, एक ये था, एक ये था, एक ये, एक ये, ओके हो गया। तो हमारे पास जो वर्क टोटल है वो कितना आएगा, W टोटल इज इक्वल टू W 1 से 2 तक प्लस वर्क 2 से 3 तक प्लस वर्क 3 से 4 तक और अप टू प्लस वर्क कहां से लेकर n-1 से n तक। ओके हो गया। अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। 1 से 2 वाले के लिए क्या आई थी, ये आई थी माइनस GMM, क्योंकि सब में आ रहा है तो कॉमन ले लेंगे। 1/r1 माइनस 1/r2 प्लस इसके लिए क्या आ रहा है 1/r2 माइनस 1/r3 प्लस 1/r3 माइनस 1/r4 अप टू 1/rn-1, इसको हम मिटा रहे हैं 1/rn-1 माइनस 1/rn। ओके हो गया। तो ये हमारे पास क्या आ गया, टोटल वर्क आ गया। ओके हो गया। अब इसमें से जो वैल्यूज कटती हैं उसको काट दे, जितनी भी दरमियान वाली वैल्यूज हैं वो सारी काट देंगे। 1/r2 इससे काट जाएगा, r3 इससे काट जाएगा, r4 अगले वाले से काट जाएगा और rn उसके पीछे वाले से काट जाएगा, ठीक है। बाकी यानी दरमियान वाली सारी वैल्यूज क्या हो जाएंगी, कट जाएंगी। बाकी क्या बचेगा, वर्क टोटल इज इक्वल टू माइनस GMM और 1/r1 एक ये बचेगा माइनस एक आखिरी वाला बचेगा 1/rn। ओके हो गया। तो ये हमारे पास है टोटल वर्क 1 से r1 से लेकर rn तक लेके जाने में, rn तक लेके जाने में ये हमारे पास वर्क होगा। अब rn क्या है, इन्फिनिटी पे है, rn क्या है, इन्फिनिटी पे है। तो आप पुट कर दे rn अप्रोचेस टू इन्फिनिटी या इज इक्वल टू इन्फिनिटी आपने पुट कर देना है। तो यहां पर क्या आ गया, rn की जगह हम इन्फिनिटी जब पुट करेंगे तो 1/∞ क्या होता है, 0 होता है। तो बाकी क्या बच जाएगा, वर्क टोटल इज इक्वल टू माइनस GMM और 1/r1 ये बच जाएगा, ठीक है। तो यहां पे एक और चीज देखें, r1 अगर मैं r1 से इन्फिनिटी पर लेके जा रहा हूं तो यहां पर r1 पुट कर दें, अगर r2 से इन्फिनिटी पर लेके जा रहा हूं तो r2 पुट कर दें, अगर 3 से इन्फिनिटी पर लेके जा रहा हूं तो r3 पुट कर दें, सही है। तो फिलहाल मैं 1 से लेके जा रहा था इसलिए r1, तो मैं इसको सिंपल r ही क्यों ना पुट कर दूं, माइनस GMM बाय r।
तो ये हमारे पास क्या होती है, एब्सोल्यूट ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी। अब वो वर्क क्या होगा, एज अ पोटेंशियल ग्रेविटेशन, एब्सोल्यूट ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी उसमें स्टोर हो जाएगा। तो इसको फिर हम यू लिख देते हैं, इसको हम क्या लिख देते हैं, यू, क्योंकि ग्रेविटेशन एब्सोल्यूट ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी को हम किससे शो करते हैं, यू से शो करते हैं। वही वर्क एज अ एनर्जी उसमें स्टोर हो जाएगा। तो ये हमारे पास है एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला -GMM/r। ओके हो गया। अब आती हैं सारी कंसेप्चुअल आगे की बात। ये नेगेटिव क्या साइन क्या शो कर रहा है, और ऊपर जाते हुए यहां से हमें फार्मूले से लग रहा है कि भाई डिस्टेंस इंक्रीज होगा तो पोटेंशियल एनर्जी, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो सिर्फ ये फार्मूला लिखा रहने देते हैं, बाकी सब कुछ मिटा देते हैं, क्योंकि आगे वाली आपके इंपॉर्टेंट कहानियां आने वाली हैं। ठीक है, फार्मूले को हम दोबारा लिख लेंगे। अब ये सारी डेरिवेशन वाली कहानियां खत्म। होप्स हो कि आपको डेरिवेशन में अब कोई भी मसला इंशाल्लाह नहीं होगा। तो देखते हैं फार्मूला हमारे पास क्या आया था, U इज इक्वल टू -GMM/r। ओके हो गया। अब इस फार्मूले के अकॉर्डिंग अगर डिस्टेंस कम होगा तो पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन ऐसा नहीं होगा। भाई ऐसा क्यों नहीं होगा, वो चीज देखते हैं। देखिए ये हमारे पास क्या है, सरफेस ऑफ अर्थ है, ये सरफेस ऑफ अर्थ है, और यहां से हम किसी बॉडी को लेके गए इंफिनिटी पे, ये सरफेस ऑफ अर्थ है, और ये पॉइंट 1 दिया था, यहां से हम उसको लेके गए, और ये सारे पॉइंट्स हैं, ये इंफिनिटी पे हम इसको लेके गए। ये क्या है, अर्थ है, अर्थ का सेंटर है, ये अर्थ की सरफेस है, और ये पॉइंट 1 से हम उसको लेके गए। अब उस हिसाब से अर्थ से लेकर ये डिस्टेंस था R1। अब R1 छोटा होगा तो पोटेंशियल एनर्जी, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी, अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला। बाद में अगली कहानी बताते हैं। तो मान लें कि R1 ये इतना सा है तो पोटेंशियल एनर्जी 10 है। अब R ज्यादा होगा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी कम होगी। तो मान लें यहां से R यहां से बढ़ के इतना हो गया, पोटेंशियल एनर्जी 9 होगी या 8 होगी। ओके हो गया। फिर R और ज्यादा बड़ा हुआ तो 6 होगी, और ज्यादा बड़ा हुआ तो 4 होगी, और ज्यादा बड़ा हुआ तो 2 होगी, और ज्यादा बड़ा हुआ तो 0 होगी। अब यहां से हमें पता चल रहा है कि जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होगा वैसे वैसे जो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी है वो डिक्रीज होगी। लेकिन यहां पर आप एक चीज इग्नोर कर रहे हैं, यहां पर नेगेटिव का साइन है, यहां पर नेगेटिव का साइन आ रहा है। भाई खाली हमारे पास पॉजिटिव में वैल्यू नहीं, ये नेगेटिव का साइन आ रहा है, तो आप इनके साथ सबके साथ नेगेटिव लगा दें। अब अगर आपसे को पूछे कि -10 बड़ा है या -8 बड़ा है, तो -8 बड़ा है, -10 छोटा है। वैल्यू लेस नेगेटिव होगी, इसका मतलब है जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या हो रही है, वो इंक्रीज हो रही है। ऊपर जाते हुए जो नेगेटिव वैल्यू है वो लेस होती जा रही है। -8 -10 8 6 5 4 3 2 1 0। तो ऊपर जाते हुए -10 हमारे पास क्या है, छोटा है, -8 बड़ा है, -6 उससे ज्यादा बड़ा है, -4 उससे ज्यादा बड़ा है, -2 उससे ज्यादा बड़ा है, और इन सबसे बड़ा कौन है, 0। इन सबसे बड़ा कौन है, 0। तो 0 यहां पर मिनिमम वैल्यू को नहीं शो करेगा, 0 यहां पर मैक्सिमम वैल्यू को शो करेगा। सही है। तो इससे हमें पता चलता है कि ऊपर जाते हुए पोटेंशियल एनर्जी, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है। पहले -10 थी, कम है, -8 हुई, ज्यादा हुई, -6 हुई और ज्यादा हुई, -4 हुई और ज्यादा हुई, 0 हुई और ज्यादा हुई। तो ऊपर जाते हुए एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो ये क्योंकि लेस नेगेटिव होता जा रहा है। एक चीज ये होगी। अब दूसरी चीज, नेगेटिव तो एक ही है, अब नेगेटिव का एक और रीजन भी है, नेगेटिव का एक और रीजन भी है। नेगेटिव का रीजन ये है कि जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो अट्रैक्टिव है, या ग्रेविटेशनल फोर्स है वो क्या है, अट्रैक्टिव है। अब इससे क्या होगा, अब यहां पर आपको नजर आ रहा है -6, इसका मतलब ये है कि अगर मैं इसको यहां पर +6 एनर्जी बाहर से दूं तो ये क्या पहुंच जाएगा, इंफिनिटी पर पहुंच जाएगा ऑब्जेक्ट। या इसको गौर से सुने, अगर कोई ऑब्जेक्ट -6 पे है, इसका मतलब है अगर मैं इसको इसके पास -6 यानी 6 की जो एनर्जी है वो डेफिशिएंसी है, अगर बाहर से कहीं से इसको 6 तक एनर्जी मिल जाए तो ये उसको लेके इंफिनिटी तक पहुंच जाएगा। सही है। जैसे फॉर एग्जांपल
-10 में मैं क्या ऐड करूं तो 8 आता है, -8 आता है। तो -10 में +2 ऐड करूंगा तो -8 आएगा। ऐसे ही है ना, -8 में क्या ऐड करूं कि -6 आए, -8 में +2 ऐड करूंगा तो -6 आएगा। इसका मतलब है -8 से -6 तक जाने के लिए मुझे +2 बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी। -6 में क्या ऐड करूं कि 0 आ जाए, सबसे बेस्ट एग्जांपल, -6 में क्या ऐड करूं कि 0 आ जाए, -6 में मैं +6 ऐड करूंगा तो 0 आ जाएगा। यानी अगर मैं इसको बाहर से +6 एनर्जी दूं तो ये इस बाउंड सिस्टम से इंफिनिटी पर पहुंच जाएगा। तो ये हमारे पास क्या होगी, एब्सोल्यूट पोटेंशियल या फिर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो नेगेटिव साइन का ये मतलब है कि एक बाउंडेड सिस्टम है, अगर इससे बाहर आपको निकलना है तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। -6 का मतलब है या -4 का मतलब है इतनी इसके पास एनर्जी की कमी है, इतनी अगर इसको बाहर से कहीं से एनर्जी मिल जाए तो ये इन्फिनिटी पर पहुंच जाएगा। ओके हो गया। तो नेगेटिव साइन का शो कर रहा है कि एब्सोल्यूट ग्रेविटी। अच्छा, अगर नेगेटिव का एक और बात इसकी बता दें, अगर -6 ना दे, -4 दे दें, -4 दे तो यहाँ से इधर चला जाएगा। अब जब यहाँ से -6 ना दे बल्कि इसको +4 दे दे तो -2 तक चला जाएगा। ऐसे ही है। अब क्या इन्फिनिटी पर पहुंचा, नहीं पहुंचा, यहाँ से सीधा वापस आ जाएगा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स पे जो लग रही है वो क्या है, अट्रैक्टिव है। तो नेगेटिव साइन जस्ट ये शो कर रहे हैं कि अगर हमें इसको लेके जाना इन्फिनिटी में तो बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी। ओके हो गया। तो ये हमारे पास है नेगेटिव साइन के मतलब। तो 0 यहाँ पर क्या शो कर रहा है, मैक्सिमम वैल्यू को। तो जैसे जैसे ऊपर जाएंगे एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी। तो एक और चीज़ आखिर में लास्ट में कंसेप्ट रह गया था कि अगर ये तो हम यहाँ से इसको उठा रहे हैं ना, यहाँ से इसको उठा रहे हैं, 1 पॉइंट से लेकर इन्फिनिटी तक लेके जा रहे हैं, लेकिन अगर मैं इसको सरफेस ऑफ अर्थ से लेके जाऊं इन्फिनिटी तक, यहाँ से सरफेस ऑफ अर्थ से इन्फिनिटी तक लेके जाऊं तो ये भी इसकी क्या होगी, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो उसके लिए अर्थ का रेडियस कितना होता है, कैपिटल R, यहाँ तक कैपिटल R। फिर यहाँ पर मैं R नहीं पुट करूँगा, फिर मैं पुट करूँगा U इज इक्वल टू -GMM बाय कैपिटल R। ये फार्मूला आपने कब लगाना है, जब आप किसी ऑब्जेक्ट को सरफेस ऑफ अर्थ से इन्फिनिटी पर लेके जा रहे हैं। और ये फार्मूला आपने कब लगाना है कि जब आप सरफेस ऑफ अर्थ से नहीं किसी ऑब्जेक्ट को उठा रहे, उसके ऊपर कोई भी पॉइंट है, जैसे ये 1 पॉइंट है, यहाँ से अगर आप उसको लेके जा रहे हैं इन्फिनिटी तक तो फिर आप ये फार्मूला लगाएंगे। और अगर सरफेस ऑफ अर्थ से इन्फिनिटी तक लेके जा रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट को वर्क करके तो फिर आप ये फार्मूला लगाएंगे और वही वर्क एज पोटेंशियल एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी हमें देगा। ओके हो गया। तो ये हमारे पास छोटे छोटे इसके कॉन्सेप्ट थे एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के। होप्स हो कि यहाँ तक आपको सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। तो ये था हमारा आज का लेक्चर एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अगर अभी भी कोई बात समझ ना आई हो तो आप मुझसे कमेंट बार में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।